वेरी गुड इवनिंग एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। टुडे वी आर स्टार्टिंग विद द वेरी न्यू लेक्चर दैट इज ऑल अबाउट द परफॉर्मेंस अप्रेजल मेथड्स। तो जल्दी से ज्वाइन करिए सभी लोग ताकि सेशन को स्टार्ट किया जा सके। प्लीज ज्वाइन एवरीवन। वेरी गुड इवनिंग एवरीवन। We are starting the class within a very few minutes, so and let the other people may join. Please join everyone so we can start the today's class that is all about the performance appraisal methods. Yesterday only we have started the class for performance appraisal. कॉमन बेसिक्स की बात किया था, परफॉर्मेंस अप्रेजल क्या होता है, मीनिंग की बात किया, इंट्रोडक्शन की बात किया, प्रिंसिपल्स की बात किया, कॉन्सेप्ट की बात किया, प्रोसेस की बात किया और एरर्स इन परफॉर्मेंस अप्रेजल की कल बात किया। आज हम लोग बात करेंगे मैथड्स की। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कम से कम आरपीएससी की बात करें तो 5 से 6 क्वेश्चन इसमें आने वाले हैं। अगर हम लोग यूजीसी नेट की बात करें तो 2 से 3 क्वेश्चन हमेशा इसमें पीए से परफॉर्मेंस अप्रेजल से आता है। प्लीज डू ज्वाइन एवरीवन, जल्दी से सभी लोग ज्वाइन करिए ताकि सेशन को स्टार्ट कर सकें। प्लीज डू ज्वाइन एवरीवन और एक बार लाइक शेयर सब्सक्राइब सब लोग कर दीजिए। जो लोग पहली बार ज्वाइन कर रहे हैं सभी लोग सब्सक्राइब करिए चैनल को ताकि अगली बार जब भी क्लास शुरू आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। So my name is Anubhav Singh. This is for those candidates who are joining the very first time. I have around 11 years of experience in teaching and research. I used to work with India's top teaching and research organization, IIM Lucknow, Lucknow University, LP, UMT University, Sarda, IFMTR, UP government. Mentored and guidance more than 1,000 plus candidates who have successfully qualified UGC NET in Commerce, Management, Economics, cracked the UGC NET GRF 4 times in a Commerce and Management, published more than 20 research papers in index journals like Scopus, TR, UGC Care, UGC Listed, MBA International Business, MCOM, IB, MA Economics and PhD Applied Economics। तो परफॉर्मेंस अप्रेजल ने आपको बता दिया कि परफॉर्मेंस अप्रेजल क्या होता है, कि हर साल हम लोग जो लोग भी नौकरी करते हैं उनको हम लोग एनुअल बेसिस पर एक अप्रेजल करते हैं जिससे उसका प्रमोशन कर सकें, जिससे उसका इंसेंटिव प्रोवाइड कर सकें, सैलरी में इंक्रीमेंट कर सकें। तो वट एवर द इवोल्यूशंस वी आर डूइंग ऑन द बेसिस ऑफ द एनुअल ईयर जस्ट बिकॉज ऑफ टू इंक्रीमेंट ऑफ सैलरीज, to increase the designation that is called promotions, to provide certain incentive that is called performance appraisal। फिर अकॉर्डिंग टू एडविन ऑफ लिपो की डेफिनेशन बताया हमने, स्कॉट, क्लॉथियर और स्प्रिंगल की डेफिनेशन बताया, ऑब्जेक्टिव बताया क्या होता है,
पर्पजेस बताया क्या होता है, फिर कॉन्सेप्ट बताया कि अप्रेजल शुड बी राइटिंग एंड कैरिड एटलीस्ट वंस इन अ ईयर, ये राइटिंग में होना चाहिए और एक साल में एक बार मिनिमम होना चाहिए। द परफॉर्मेंस अप्रेजल इन्फॉर्मेशन शुड बी शेयर्ड विद द एम्प्लॉइज ऑल्सो, एम्प्लॉइज शुड हैव द अपॉर्चुनिटी टू रिस्पॉन्ड इन राइटिंग टू द अप्रेजल, एम्प्लॉइज शुड हैव मैकेनिज्म टू अपील द रिजल्ट ऑफ द परफॉर्मेंस अप्रेजल, अगर कोई सेटिस्फाइड नहीं है तो एक ऐसा मैकेनिज्म होना चाहिए जिससे कि एम्प्लॉइज अपील कर सके, मैनेजर शुड हैव एडिक्वेट अपॉर्चुनिटीज टू ऑब्जर्व द एम्प्लॉइज, ठीक है, ये सब कुछ बता चुके थे कल ही हम। प्रिंसिपल्स भी बात कर चुके थे कि सिंगल एम्प्लॉय इज रेटेड बाय द 2 रेटर्स, सिंगल एम्प्लॉय इज रेटेड बाय 2 रेटर्स, कंटिन्यूअस एंड personal observation of an employee is essential to make effective performance appraisal. The rating should be done by an immediate supervisor of any subordinate in the organization. A separate department may be created for effective performance appraisal. ये सब कुछ कल हम बता चुके थे। परफॉर्मेंस अप्रेजल प्रोसेस क्या होता है, एस्टेब्लिशिंग द परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड, then communicating the standard, measuring the actual performance, comparing the actual with the desired, discussing result और decision making। ये पूरा हम बता चुके थे। 1 2 3 4 5 6 स्टेप्स हैं प्रोसेस में, इससे 100% क्वेश्चन आने की पूरी संभावना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये। उसके बाद एरर्स इन परफॉर्मेंस अप्रेजल, हेलो इफेक्ट क्या होता है ये बताया था, इसमें केवल पॉजिटिविटी देखते हैं, हॉर्न इफेक्ट में केवल निगेटिविटी देखते हैं। सेंटर टेंडेंसी, लीनियंसी एंड स्टिकनेस, स्पिल ओवर इफेक्ट, फियर ऑफ लूजिंग सबऑर्डिनेट एंड स्पॉइलिंग रिलेशंस, गुडविल एंड टेक्निक्स टू बी यूज, पेपर वर्क एंड पर्सनल बायस, ये सब कुछ कल बता चुके थे। आज हम लोग यहां तक बताएंगे। कल वाले में किसी को कोई डाउट हो तो बताइए, जिन्होंने कल का लेक्चर देखा है और किसी को कोई डाउट हो, किसी प्रकार का कोई भी डाउट है, इफ एनीवन इज हैविंग एनी डाउट प्लीज डू टेल मी। किसी को कल बारे में कोई डाउट हो, कल का जो मैंने बताया था तो बताइए, अदरवाइज क्लास आगे स्टार्ट करें हम लोग। चलिए अब बात करते हैं मेथड्स ऑफ परफॉर्मेंस अप्रेजल। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। 100% 4 से 5 क्वेश्चन केवल मेथड से आने वाले हैं आरपीएससी में। अगर यूजीसी नेट की बात करें, जो बच्चे मैनेजमेंट से पेपर दे रहे हैं, उसमें भी 2 से 3 क्वेश्चन आने की पूरी संभावना, हर बार क्वेश्चन आता है। आयुषी तेज इसलिए पढ़ा रहे थे कि कल वाला वो पूरा कंप्लीट करा चुके हैं, अब आज वाला स्टार्ट करेंगे हम लोग, ठीक है। मेथड्स ऑफ परफॉर्मेंस अप्रेजल, ट्रेडिशनल मेथड और मॉडर्न मेथड्स, ठीक है। पहले नोट कर लीजिए, ट्रेडिशनल मेथड कौन कौन से होता है। रैंकिंग मेथड्स, रैंकिंग को इसको पेयर्ड रैंकिंग भी बोलते हैं। रैंकिंग मेथड और पेयर्ड कंपैरिजन बात एक ही है, और अभी दोनों बताएंगे। ग्रेडिंग, फोर्स डिस्ट्रीब्यूशन, फोर्स चॉइस, चेकलिस्ट, क्रिटिकल इंसिडेंट, ग्राफिकल स्केल, ऐसे मेथड, फील्ड रिव्यू और कॉन्फिडेंशियल। ये 10 से 11 मेथड्स हमारे ट्रेडिशनल हैं। अगर मॉडर्न की बात करेंगे, मॉडर्न की अगर बात करें, मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव, बिहेवियरल एंकर्ड रेटिंग स्केल, असेसमेंट सेंटर, 360 डिग्री अप्रेजल, कॉस्ट अकाउंटिंग, या जिसको हम लोग एचआर अकाउंटिंग भी बोलते हैं, ठीक है। 5 हमारे मॉडर्न मेथड्स हैं, बचे हुए 10-11 हमारे ट्रेडिशनल मेथड्स हैं। कोई डाउट? चलो अब एक एक करके हम सब कुछ कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। पहले ट्रेडिशनल मेथड्स लेंगे, उसके बाद हम लोग सब मॉडर्न मेथड्स की हम लोग बात करेंगे, ठीक है। पहला कौन सा हमारा है? पहला हमारा हो गया रैंकिंग मेथड्स। एन एम्प्लॉइज रैंक्ड अगेंस्ट द ऑर्डर इन द वर्किंग ग्रुप अंडर दिस मेथड्स। हम लोग अगर मान लीजिए एक ग्रुप में 5-6 लोग काम कर रहे हैं, 4-5-6 लोग काम कर रहे हैं, या 7-8 लोग काम कर रहे हैं, तो एम्प्लॉइज रैंक्ड अगेंस्ट द अदर इन द वर्किंग ग्रुप अंडर दिस मेथड। हम सबको रैंक देंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। मतलब आपस में सबकी कंपैरिजन कर रहे हैं। 8 लोगों में किसी को 1 रैंक देंगे, किसी को 2, किसी को 3, किसी को 4 5 6 7 8। मान लीजिए A B C D E F G H,
ABCDEFGH, इतने लोग आपके यहाँ संगठन में आपके काम कर रहे हैं, ऑर्गेनाइजेशंस में काम कर रहे हैं, व्हाट एक्चुअली वी हैव टू डू, परफॉर्मेंस अप्रेजल कैसे करेंगे, रैंकिंग करेंगे हमको। किसी को आपने ए को एक रैंक दे दिया, बी वाले को 2 दे दिया, सी वाले को 3, डी वाले को 4, पहले से आपने प्लान करा, जिसको हम एक रैंक देंगे उसको 10% इंक्रीमेंट देंगे, बी से लेकर ई, जिसको 2 से लेकर 5 वाले को हम 8% इंक्रीमेंट देंगे, 5 से लेकर 8 वाले को हम 6% इंक्रीमेंट देंगे, वो सब आपको पहले से डिसाइडेड होगा। तो रैंकिंग मेथड्स में हम लोग क्या करते हैं, जो एक पूरा वर्किंग ग्रुप होता है, वर्किंग ग्रुप में ईच मेंबर को हम लोग क्या करते हैं, रैंक देते हैं आपस में तुलना करके, ठीक है। एडवांटेज क्या होता है, ईच एम्प्लॉयज विल बी कंपेयर्ड विद द अदर पर्सन, हर एम्प्लॉयज, हर इंसान दूसरे की तुलना में उसका कंपैरिजन किया जाएगा। इट यूजफुल इन द स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन, जहां पर 10 लोग 20 लोग 50 लोग काम कर रहे हैं वहां पर तो यूजफुल है, जहां पर 5000 4000 2000 लोग काम कर रहे हैं वहां पर ये पॉसिबल नहीं है। आप एक दूसरों के बीच में लोगों की तुलना करना, इट इज वेरी नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल, तो इट इज यूजफुल इन अ स्मॉल ऑर्गेनाइजेशंस। गॉट इट। डिसएडवांटेज क्या है, कैन नॉट यूज फॉर द बिग ऑर्गेनाइजेशन, बता दिया। डजंट इवेल्युएट द इंडिविजुअलिटी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, हम लोग एक इंसान की इंडिविजुअलिटीज को हम लोग नहीं जज करते हैं, हम लोग किसको इवेल्युएट करते हैं, हम लोग दो की तुलना करते हैं, ए और बी दो के कंपेयर करी, इसमें देख लिया कि ए ने काम अच्छा किया या बी ने काम अच्छा किया, ए ने काम अच्छा किया तो ए को 1 रैंक दिया, बी को 2 रैंक दिया। ऐसे ही आपस में जितने भी इंप्लॉइज एक ग्रुप में काम कर रहे होंगे उन सभी को आपस में तुलना करेंगे, उसके अनुसार उसको रैंक प्रोवाइड करेंगे। इट लैक्स ऑब्जेक्टिविटी, कोई उद्देश्य क्लियर नहीं होता, ऑब्जेक्टिव कोई भी इससे क्लियर नहीं होता। तो आपस में ऑल दोस पर्सन्स हु आर वर्किंग इन अ स्मॉल ग्रुप, व्हाट एक्चुअली वी डू, वी इवेलुएट द ईच एंड एवरी परफॉर्मेंस ऑन द बेसिस ऑफ द कंपैरिजन, हम लोग कंपैरिजन करने के बाद सबकी परफॉर्मेंस को इवेलुएट करते हैं, उसके बाद उसको रैंक देते हैं, ठीक है, समझ गया। सेकंड आया पेयर्ड कंपैरिजन मेथड, कौन सा, पेयर्ड कंपैरिजन मेथड हैज बीन डेवलप्ड टू बी यूज्ड इन अ बिग ऑर्गेनाइजेशन। ये नोट कर लीजिए, क्वेश्चन भी पूछा था कि बिग में कौन सा पूछते हैं, बिग में कौन सा यूज करते हैं, स्मॉल में कौन सा यूज करते हैं। ईच एम्प्लॉइज कंपेयर्ड विद द अदर एम्प्लॉइज टेकिंग ओनली वन एट ए टाइम, हम लोग एक बार में एक ही तुलना करते हैं। जैसे लास्ट वाले में क्या करा था हमने, लास्ट वाले में 1 2 3 4 5 6 सातों आठों का एक साथ हमने कंपेयर किया, बाद में सबकी रैंक प्रोवाइड कर दी। बट पेयर कंपैरिजन में हम लोग एक बार में एक से तुलना करेंगे, पहले ABCDEF, सपोज दैट इतने लोग वहां पे नौकरी कर रहे हैं, तो पहले इसकी इससे कंपैरिजन करी, फिर इसकी इससे करी, फिर इसकी इससे करी, फिर इसकी इससे करी, फिर इसकी इससे करी, तो आपस में एक बार में एक लोगों की दो लोगों की तुलना करेंगे। तो पेयर्ड कंपैरिजन मेथड हैज बीन डेवलप्ड टू बी यूज्ड इन अ बिग ऑर्गेनाइजेशन, ईच एम्प्लॉइज कंपेयर्ड विद द अदर एम्प्लॉइज, हर एम्प्लॉइज को दूसरे एम्प्लॉइज से कंपेयर करते हैं, टेकिंग ओनली वन एट ए टाइम, एक बार में एक ही से। The evaluator compares two employees and put a tick mark against an employees whom he considered as better employees। जैसे कि A और B, हमने इसकी तुलना कर ऐसे टिक मार दिया कि A is greater than B, A is better than B, ठीक है, that is called paired comparison, समझ गए। जैसे कि यहां पे देखिए मार्गो एंड सैम, इसमें आया मार्गो इज बेटर, सैम और सैली, ऐसे ठीक है, सैम और सैली में कौन है, सैली इज बेटर, देन मार्गो एंड सैली में मार्गो इज बेटर, समझ गए। तो रैंकिंग कैसे होगी, मार्गो सैली सैम 1 2 3, क्लियर, समझ गए। तो पेयर्ड कंपैरिजन में दो आपस में दो लोगों के बीच में तुलना करेंगे, उन दो लोगों में से एक को टिक मार देंगे, कौन बेटर है उसको आगे ले जाएंगे, उसकी भी दूसरे के साथ तुलना करेंगे। एडवांटेज, दिस मेथड इज सुटेबल फॉर द बिग ऑर्गेनाइजेशंस, बड़े ऑर्गेनाइजेशंस में इसको यूज कर सकते हैं। इंडिविजुअल ट्रेड्स और इवेल्युएटेड, हम लोग हर इंसान की इंडिविजुअल ट्रेड्स को भी इवेल्युएट करते हैं, बट हम लोगों ने जो रैंक मेथड था उसमें हम लोग इंडिविजुअल्स की क्या करते हैं, तुलना नहीं करते, बट इसमें इंडिविजुअलिटीज की बात नहीं करते, इसमें बस इंडिविजुअल ट्रेड्स की हम लोग इवेल्युएशन करते हैं। डिसएडवांटेज क्या, द अंडरस्टैंडिंग ऑफ दिस मेथड इज वेरी डिफिकल्ट, लोग इसको समझना बहुत कठिन है। इट इन्वॉल्व्स कंसिडरेबल टाइम, टाइम बहुत लगता है इसमें, टाइम कंज्यूमिंग है ये इसकी डिसएडवांटेज है, ठीक है। तो टाइम कंज्यूमिंग है, एडवांटेज की सुटेबल ऑर्गेनाइजेशंस में, बिग ऑर्गेनाइजेशन में सुटेबल है, इसको इवेलुएट कर सकते हैं। फिर आया फोर्स डिस्ट्रीब्यूशन मैथड विच फोर्स द रेटर टू डिस्ट्रीब्यूट द रेटिंग ऑफ द ओवरऑल परफॉर्मेंस ऑफ एन एम्प्लॉय इज नोन एज ए फोर्स डिस्ट्रीब्यूशन मैथड, ए मैथड which forces the rater to distribute the rating of the overall performance of an employee is known as a force distribution method।
ग्रुप वाइज रेटिंग इज डन अंडर दिस मैथड. दिस मैथड इज सुटेबल टू द लार्ज ऑर्गेनाइजेशंस. ये भी लार्ज ऑर्गेनाइजेशंस में सुटेबल है. बट द इंडिविजुअल ट्रेड कुडंट बी अप्रेज अंडर दिस मैथड. इस यहाँ पर हम लोग ग्रुप वाइज करते हैं. किस पे करते हैं? ग्रुप वाइज. इसीलिए इंडिविजुअल ट्रेड को हम लोग इवेलुएट नहीं कर पाते. एग्जाम्पल, एक ग्रुप ऑफ वर्कर डूइंग द सेम जॉब वुड फॉल इनटू द सेम ग्रुप एज ए सुपीरियर एट द अबव मैसेज बिलो अबव एंड पुअर. तो एक ग्रुप ऑफ वर्कर्स, कई सारे वर्कर्स हैं, एक ग्रुप में काम कर रहे हैं, उनको ग्रुप को जज कर रहे हैं. इसमें उसमें हमने लास्ट में हमने रैंक में और पीरियड में क्या बताया था, उसमें इंडिविजुअल्स की बात कर रहे थे. बस फोर्स डिस्ट्रीब्यूशंस में हम लोग क्या करते हैं, ग्रुप में जज करते हैं. और ये बिग ऑर्गेनाइजेशंस में भी इसको यूजफुल कर सकते हैं. एक्सीलेंट 10% लोग आए, 20% गुड में आए, 40% एवरेज आए, 20% बिलो एवरेज, 10% अनसेटिस्फैक्ट्री. तो एक ग्रुप में अगर 10 लोग 20 लोग काम कर रहे हैं तो ग्रुप में पूरा ग्रुप को कैसे जज करेंगे? 10% लोग उसमें एक्सीलेंट हैं, 20% लोग उसमें गुड हैं, 40% लोग एवरेज हैं, 20% लोग इसमें बिलो एवरेज हैं, 10% अनसेटिस्फैक्ट्री. ठीक है. फिर आया ग्रेडिंग सिस्टम. सर्टेन कैटेगरीज ऑफ एबिलिटीज और परफॉर्मेंस ऑफ एम्प्लॉयज आर डिफाइंड वेल इन एडवांस to fall in certain grades under this method. Such grades are very good, good average, poor and very poor. Here the individual traits are identified. यहाँ पर individual traits की हम लोग बात करते हैं. ठीक है. तो certain categories of abilities or performance of employees are defined well in advance to fall in certain grades. ठीक है. इसमें देखिए बना लिया, उसके बाद उसकी ग्रेडिंग कर रहे हैं. ऐसे यहाँ पे जो भी करना है आपको, दैट इज कॉल्ड ग्रेडिंग सिस्टम. समझ गए. तो सर्टेन कैटेगरीज, हम लोग कुछ कैटेगरीज और बना लेंगे जो वेल एडवांस में पहले से बना के रखेंगे, और कौन सा इंसान कहां पर लाई करता है उसी अकॉर्डिंगली वहां पर टिक मारेंगे. वेरी गुड हो गया, एक्सीलेंट हो गया, एवरेज हो गया, वेरी पुअर हो गया, और पुअर हो गया, और वेरी पुअर हो गया. यहां पर हर इंसान की इंडिविजुअल ट्रेड्स को हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं. नोट कर लीजिए, ग्रेडिंग में हम लोग ग्रेड प्रोवाइड करते हैं. ये देखिए, इज द एम्प्लॉय सेटिस्फाइड विद द जॉब? यस और नो. Does he finish the job accurately? Yes or no. Does he respect the superiors? Yes or no. Is he ready to accept responsibilities? Yes or no. Does he obey the orders? Yes or no. ठीक है. तो इसको हम लोग क्या करते हैं, ग्रेडिंग प्रोवाइड करते हैं. क्लियर. पहला तो वो था फोर्स रिव्यू. ये फोर्स डिस्ट्रीब्यूशन था. अब ये फोर्स चॉइस मेथड है. अब आया अगला, आया चेकलिस्ट मेथड. चेकलिस्ट मेथड क्या होता है? द अप्रेजल ऑफ द एबिलिटी ऑफ एन एम्प्लॉय थ्रू गेटिंग आंसर्स फॉर ए नंबर ऑफ क्वेश्चंस इज कॉल्ड द मेथड ऑफ चेकलिस्ट. कौन सा? आप एक बार दोबारा देख लीजिएगा वीडियो, हम दोबारा बता देंगे, समझ में नहीं आएगा तो. चेकलिस्ट मेथड क्या होता है? द अप्रेजल ऑफ द एबिलिटी ऑफ एन एम्प्लॉय. यहां पर पहले से एक चेकलिस्ट बनी होती है, उस चेकलिस्ट के अनुसार हम इंसान को जज करते हैं. द अप्रेजल ऑफ द एबिलिटी ऑफ एन एम्प्लॉय थ्रू गेटिंग आंसर्स फ्रॉम फॉर ए नंबर ऑफ क्वेश्चंस इज कॉल्ड द मेथड ऑफ चेकलिस्ट. दिस क्वेश्चंस आर रिलेटेड टू द बिहेवियर ऑफ एन एम्प्लॉयज. ठीक है. यही था ये. इज द एम्प्लॉय सेटिस्फाइड विद द जॉब? डज ही फिनिश द जॉब एक्यूरेटली? Does he respect the superiors? Is he ready to accept the responsibility? Does he obey the order? Please wait for the 1 minute. ठीक है. तो चेकलिस्ट में पहले से एक चेकलिस्ट बनी होगी, उसमें मैं टिक टिक करना है, ट्रू और फॉल्स में, और यस और नो में. ठीक है. इज द एम्प्लॉय सेटिस्फाइड विद द जॉब? यस और नो. डज ही फिनिश द जॉब एक्यूरेटली? डज ही रिस्पेक्ट द सुपीरियर्स? यस और नो. ठीक है. तो इसमें हम लोग चेकलिस्ट में क्या करते हैं, द अप्रेजल ऑफ द एबिलिटी ऑफ एन एम्प्लॉय थ्रू गेटिंग आंसर्स फॉर ए नंबर ऑफ क्वेश्चंस इज द कॉल्ड द मेथड ऑफ चेकलिस्ट. दिस क्वेश्चंस आर रिलेटेड टू द बिहेवियर ऑफ एन एम्प्लॉइज. ठीक है. तो यहां पर हम लोग जो भी होंगे, जो एक चेकलिस्ट बनी होगी पहले से, एक प्री प्लान चेकलिस्ट होगी, उस चेकलिस्ट के अनुसार इंसान को
जज करते हैं। फिर नेक्स्ट आएगा फोर्स चॉइस मेथड। A series of group of statement are prepared positively or negatively under this method। तो यहाँ पर कई सारी स्टेटमेंट हम लोग पहले से प्रिपेयर कर लेंगे, जो पॉजिटिव में होंगी, जो निगेटिव में होंगी। बोथ दिस स्टेटमेंट डिस्क्राइब द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द एम्प्लॉइज। यहाँ पर एक एम्प्लॉय की कैरेक्टरिस्टिक्स को वो डिस्क्राइब करती हैं। What the rater is forced to tick any one of the statement either out of positive statement or out of negative statement। ठीक है, फोर्स चॉइस मेथड। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्राइब यू बेस्ट, आई एम आउट गोइंग और आई एम वर्क आउट। तो ऐसे कई सारी स्टेटमेंट दी होंगी जिसमें कुछ एक पॉजिटिवली कुछ होंगी, कुछ निगेटिवली होंगी, उसमें आपको एक पे टिक करना है। इसको बोलते हैं फोर्स चॉइस। विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्राइब यू बेस्ट, आई एम आउट गोइंग, आई एम वर्क आउट। तो यहां पर आपको क्या करना है, यहां पे टिक करना है आपको। जैसे कि यहां एम्प्लॉइज का नाम लिख दिया, डिपार्टमेंट सुपर। ठीक है, अंडरस्टैंड परफॉर्मेंस फैक्टर क्या, अंडरस्टैंड डिपार्टमेंटल फैक्टर्स, फॉलो डायरेक्शंस एंड कंपनी पॉलिसी विदाउट सुपरविजन, एक्यूरेसी, स्किल्स, कंप्लीटनेस, क्वालिटी ऑफ वर्क परफॉर्मेंस। ठीक है, तो आप यहां पर ये लो है, बिलो एवरेज, 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 अबव एवरेज और हाई। ठीक है, तो इसी के अनुसार आपने कई सारी स्टेटमेंट बना ली। उन कई सारी स्टेटमेंट में से आपको एक पे टिक करना है, उसके अनुसार एक इंसान की इंडिविजुअल कैरेक्टरिस्टिक्स को हम लोग जज करेंगे। इसको बोलते हैं फोर्थ चॉइस मेथड। क्लियर। अगला है क्रिटिकल इंसिडेंट मेथड। द परफॉर्मेंस अप्रेजल ऑफ एन एम्प्लॉइज डन ऑन द बेसिस ऑफ द इंसिडेंट्स अकर्ड रियली टू द कंसर्न एम्प्लॉइज। मतलब क्रिटिकल इंसिडेंट्स है कि अगर कोई भी हैपनिंग्स हो गई, कोई भी मिस हैपनिंग्स हुआ, कोई भी मिस हैपनिंग हुई एक ऑर्गेनाइजेशन में, उस मिस हैपनिंग में आपने कैसे बिहेव किया, दैट इज कॉल्ड क्रिटिकल इंसिडेंट्स। रिफ्यूज टू कॉपरेट विद अदर एम्प्लॉइज, आपने अदर एम्प्लॉइज से कॉपरेट करने को मना कर दिया। अनविलिंग टू अटेंड फर्दर ट्रेनिंग, आपने अपनी इच्छा नहीं दिखाई, ट्रेनिंग करने को मना कर दी। गॉट हंग्री ओवर वर्क ऑन द विद सबऑर्डिनेट्स। ठीक है, सजेस्टेड अ चेंज इन द मेथड ऑफ प्रोडक्शन, सजेस्टेड अप्रोच, सजेस्ट ए प्रोसीजर टू इंप्रूव द क्वालिटी ऑफ गुड्स। तो क्रिटिकल इंसिडेंट मेथड अगर हिंदी में समझिए, इसमें होता है अगर कोई भी ऐसी घटना घट गई एक ऑर्गेनाइजेशन में, उस घटना के दौरान आपने कैसे परफॉर्म किया, दैट इज कॉल्ड क्रिटिकल इंसिडेंट मेथड। उसी के अनुसार आपकी परफॉर्मेंस को जज किया जाएगा, उसको बोलते हैं क्रिटिकल इंसिडेंट मेथड। देखिए लिखा भी है, द परफॉर्मेंस अप्रेजल ऑफ एन एम्प्लॉइज डन ऑन द बेसिस ऑफ इंसिडेंट्स अकर्ड रियली टू द कंसर्न एम्प्लॉइज सम ऑफ द इवेंट। ऐसे कोई भी इवेंट हुए तो ऐसे कोई इवेंट में आपने किस तरीके से अपने आप को परफॉर्म किया, आप कैसे बिहेव किया, उसी के अनुसार आपकी परफॉर्मेंस को इवेलुएट किया जाएगा, उसको बोलते हैं क्रिटिकल इंसिडेंट मेथड। जैसे कि आपने इन्फॉर्म द, मान लो कोई शायद आपकी फैक्ट्री में आग लग गई, सपोज दैट, इन्फॉर्म द सुपरवाइजर इमीडिएटली, बिकम द एनेक्सियस ऑन लॉस ऑफ आउटपुट, ट्राई टू रिपेयर द मशीन, कंप्लेंट फॉर द पुअर मेंटेनेंस, वॉज हैप्पी टू फोर्स टेस्ट। आपने क्या करा, आपने किस तरीके से काम किया, ये फायर, सडन ब्रेकडाउन हो गया, एक्सीडेंट हो गया, तो कोई भी घटना घट गई ऑर्गेनाइजेशन में, उस घटना के दौरान आपने किस तरीके से बिहेव किया, उसी के अकॉर्डिंगली आपको जज किया जाएगा, उसी को बोलते हैं क्रिटिकल इंसिडेंट मेथड। क्लियर। नेक्स्ट आया ग्राफिक रेटिंग स्केल मेथड। इट इज ऑल्सो नोन एज ए लीनियर रेटिंग स्केल। नोट कर लीजिए, इट इज ऑल्सो नोन एज लीनियर रेटिंग स्केल। इन दिस मैथड द प्रिंटेड अप्रेजल फॉर्म इज यूज टू अप्रेज ईच एम्प्लॉइज। इस मैथड में क्या करते हैं, इन दिस मैथड द प्रिंटेड अप्रेजल फॉर्म इज यूज। एक प्रिंटेड अप्रेजल फॉर्म होता है एक एम्प्लॉइज को अप्रेज करने के लिए। द फॉर्म लिस्ट ट्रेड सच एज क्वालिटी एंड रिलायबिलिटी एंड रेंज ऑफ जॉब परफॉर्मेंस कैरेक्टरिस्टिक फ्रॉम अनसेटिस्फैक्टरी टू आउटस्टैंडिंग फॉर ईच ट्रेड। तो इंडिविजुअल्स की ट्रेड्स को एनालाइज करने के लिए हम लोग प्रिंटेड अप्रेजल फॉर्म बना लेते हैं। द रेटिंग इज डन ऑन द बेसिस ऑफ पॉइंट ऑन द कंटिन्यूम। द कॉमन प्रैक्टिस इज टू फॉलो 5 पॉइंट स्केल। जो होता है लिकर्ट स्केल होता है ना, आपने रिसर्च में पढ़ा होगा, लिकर्ट स्केल इसमें होता है स्ट्रांगली अग्री, अग्री, न्यूट्रल, डिसअग्री, स्ट्रांगली डिसअग्री। तो 5 पॉइंटर स्केल से हम एक इंसान की ट्रेड्स को जज करने की कोशिश करते हैं, इवेल्युएट करने की कोशिश करते हैं, उसको ग्राफिक रेटिंग स्केल मेथड कहा जाता है। जैसे क्वालिटी ऑफ वर्क इज द एक्यूरेसी, स्किल एंड कंप्लीटनेस ऑफ वर्क, कंसिस्टेंटली अनसेटिस्फैक्टरी,
अनसेटिस्फैक्ट्री, सेटिस्फैक्ट्री, सक्सेसफुल, ठीक है, सुपीरियर और कंसिस्टेंटली सुपीरियर। तो इसमें आप कहां पर टिक करते हैं? तो परफॉर्मेंस रेटिंग में हम लोग इसमें क्या करेंगे, इसमें आप कुछ भी पांचों ऑप्शन रख सकते हो। स्ट्रांगली अग्री कि ए और बी, राहुल ऑलवेज कम ऑफिस ऑन टाइम, स्ट्रांगली अग्री, अग्री, न्यूट्रल, डिसएग्री, स्ट्रांगली डिसएग्री। तो ग्राफिक रेटिंग स्केल में हम लोग क्या करते हैं, एक पहले से एक प्रिंटेड अप्रेजल फॉर्म ले लेते हैं और ईच एम्प्लॉयज को अप्रेज करने की कोशिश करते हैं। उस फॉर्म में क्या लिखते हैं, उसमें कौन कौन सी ट्रेड्स होती है, जैसे कि क्वालिटी ऑफ द एम्प्लॉयज, रिलायबिलिटी ऑफ द एम्प्लॉयज, जॉब परफॉर्मेंस, और सब कुछ लिखते हैं और उसको जज करते हैं अनसेटिस्फैक्ट्री से सेटिस्फैक्ट्री तक की, या तो ठीक है कि राहुल ऑलवेज कम ऑन टाइम, राहुल ऑलवेज डू देयर वर्क ऑन टाइम। तो कुछ भी, कोई भी आपने ट्रेड्स ले ली, क्वालिटी की, रिलायबिलिटीज की, जॉब परफॉर्मेंस की, उसको 5 पॉइंटर स्केल, कौन से 5 पॉइंटर स्केल, जिसमें जो 5 ऑप्शन होते हैं उसको 5 पॉइंटर बोलते हैं, जिसमें 7 ऑप्शन होते हैं उसको 7 पॉइंटर स्केल बोला जाता है। उसी स्केल के दौरान एक इंसान की इंडिविजुअल ट्रेड्स को हम लोग जज करते हैं, उसी को ग्राफिक रेटिंग स्केल मेथड कहा जाता है। देखिए यहां पर लिखा है, क्वांटिटी ऑफ वर्क इज द वॉल्यूम ऑफ द वर्क डन इन अ नॉर्मल वर्क डे, ठीक है, अनसेटिस्फैक्ट्री, कंसिस्टेंटली सेटिस्फैक्ट्री, समटाइम्स अनकंसिस्टेंटली। ऐसे कई सारे स्टेटमेंट हो सकती हैं आपकी, ठीक है। फिर आया फील्ड रिव्यू मैथड। एन एम्प्लॉयज परफॉर्मेंस इज अप्रेज्ड थ्रू एन इंटरव्यू बिटवीन द रेटर एंड द इमीडिएट सुपरवाइजर और सुपीरियर ऑफ ए कंसर्न एम्प्लॉयज। फील्ड रिव्यू में क्या करते हैं, आपका जो इमीडिएट सुपरवाइजर होता है या जो रेटर कौन होता है, जो भी आपका एचआर वाला इंसान भी हो सकता है, वो कंसर्न एम्प्लॉयज का क्या लेता है, इंटरव्यू लेता है। उस इंटरव्यू के बेसिस पे आपकी परफॉर्मेंस को इवेल्युएट करता है, उसको बोलते हैं फील्ड रिव्यू मेथड। द रेटर आस्क्स द सुपीरियर क्वेश्चंस अबाउट द परफॉर्मेंस ऑफ एन एम्प्लॉय, द पर्सनल डिपार्टमेंट प्रिपेयर्स अ डिटेल्ड रिपोर्ट ऑन द बेसिस ऑफ दिस कलेक्टेड इंफॉर्मेशन। A copy of this report is placed on the personal files of the concerned employees after getting approval from the superiors, ठीक है। तो ये हम लोग दो तरीके से ले सकते हैं। एक तो होता है जो रेटर जो परफॉर्मेंस इवेल्युएट कर रहा है। रेटर किससे आज क्वेश्चन पूछ रहा है, आपके इमीडिएट सुपरवाइजर से, आपके इमीडिएट सुपरवाइजर से क्वेश्चन पूछेगा आपके बारे में, या इमीडिएट सुपरवाइजर क्वेश्चन पूछ सकता है आपके बारे में। वैसे नॉर्मली क्या होता है, जो रेटर होता है, रेटर कौन, जो आपकी परफॉर्मेंस को रेट कर रहा है, वो आपके बारे में इमीडिएट सुपरवाइजर से क्वेश्चन पूछेगा। उसके बाद में क्या करेगा, एक ओवरऑल समरी बनाएगा। उस समरी के बेसिस पर हम लोग क्या करेंगे, इंडिविजुअल इंसान की परफॉर्मेंस को इवेल्युएट करेंगे। इसको बोलते हैं फील्ड रिव्यू मैथड, ठीक है। ऐसे इवेल्युएशन with easy evaluation technique, the nurse manager is required to describe the employee's performance over the entire evaluation period by writing a narrative। ऐसे में क्या होता है, जो आपका जो इमीडिएट सुपरवाइजर होता है या रेटर आपके बारे में क्या करता है, ऐसे टाइप का लिखता है, कोई पैसेज लिखता है, उसमें वीकनेस लिखेगा, आपकी स्ट्रेंथ लिखेगा, आपको किससे थ्रेट्स है, आपके अंदर क्या अपॉर्चुनिटीज हैं, क्या पोटेंशियल है। तो एक ऐसे फॉर्म में आपके बारे में लिखा जाता है, किसी से पूछेगा नहीं कोई, वो ऑटोमेटिक पैराग्राफ लिखेगा, एक ऐसे टाइप में लिखता है, उसको बोलते हैं एसेन। फिर हुआ पीयर रिव्यू। द एम्प्लॉइज सेलेक्ट peers to conduct the evaluations. Usually 2 to 4 peers are identified through a predetermined process. यहाँ पे 2 से 4 लोगों को एक साथ जज करते हैं। पीयर रिव्यूड मतलब आपस में 4 लोगों की कंपेरिजन कर रहे हैं। द एम्प्लॉइज सबमिट सेल्फ इवेल्युएशन पोर्टफोलियो। द पोर्टफोलियो माइट डिस्क्राइब हाउ ही और शी मेट ऑब्जेक्टिव एंड प्रीडिटरमाइंड स्टैंडर्ड ड्यूरिंग द पास्ट इवेल्युएशन साइकिल। सपोर्टिंग मटेरियल्स आर इंक्लूडेड। इसमें हम लोग सेल्फ इवेल्युएशन करते हैं दूसरे तीसरे की तुलना में। 4 लोगों को हमने कोई फॉर्म दे दिया, सपोज दैट, बोला अपने बारे में लिखिए, ठीक है, कि आप कैसे करते हैं, जॉब कैसी करते हैं, आपका एटीट्यूड कैसा है, आपका एटीट्यूड कैसा है, आपको खुद के बारे में खुद को इवेल्युएट कर रहा है, ठीक है, दैट इज कॉल्ड। और एक साथ में 2 से 4 लोगों के बीच में तुलना करिएगा। द एम्प्लॉइज सिलेक्ट पीयर टू कंडक्ट द इवेल्युएशंस। 2 से 4 लोगों को फॉर्म दे दिया जाएगा, फिर बाद में उन चारों के फॉर्म को आपस में तुलना करके उसी के डायरेक्टली इंटरव्यू ले रहा है जिसकी परफॉर्मेंस को इवेल्युएट कर रहा है।
मतलब डायरेक्टली मैनेजर एक एम्प्लॉयज का इंटरव्यू ले रहा है, उसकी जो भी उसको और जो भी फीडबैक है उसको फीडबैक दे रहा है ताकि उसकी परफॉर्मेंस को इंप्रूव कर सके। क्लियर? अब टाइप्स ऑफ एन अप्रेजल इंटरव्यू, टैलेंट सेल इंटरव्यू, टैलेंट लिसन इंटरव्यू, प्रॉब्लम सॉल्विंग इंटरव्यू। तो 3 टाइप के इंटरव्यू हम लोग ले सकते हैं। अब बताइए आपको ट्रेडिशनल में कोई डाउट हो? ट्रेडिशनल में आपको 10-11 टाइप्स का हमने परफॉर्मेंस अप्रेजल के मेथड्स बताए। ट्रेडिशनल में कोई डाउट हो बताइए आप। ट्रेडिशनल मेथड्स में कोई भी डाउट हो, किसी प्रकार का कोई डाउट किसी को भी हो तो बताइए। ये फ्यूचर ओरिएंटेड या मॉडर्न मेथड कहा जाता है कई बार, तो बताइए। किसी को किसी प्रकार कोई डाउट हो तो बताइए। Anybody is having any doubt, please do tell me। आज थोड़ा सा इंटरनेट की प्रॉब्लम भी है, मौसम बहुत ज़्यादा खराब है, लगातार 2 दिनों से बारिश हो रही है लखनऊ में, दैट इज द ओनली रीजन, वेदर इज नॉट गुड, इसलिए इंटरनेट की स्पीड भी ठीक नहीं आ रही है। चलो आगे बढ़ते हैं। पहला एमबीओ, मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव। इट मींस मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव एंड परफॉर्मेंस रिलेटेड अगेंस्ट द अचीवमेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव स्टेटेड बाय द मैनेजमेंट। एमबीओ प्रोसेस गोज एंड अंडर मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव। ये कौन से मेथड है? ये सब हमारे मॉडर्न मेथड्स हैं। कौन से मेथड है? मॉडर्न मेथड्स। मॉडर्न मेथड में पहला एमबीओ। एमबीओ क्या होता है? मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव। इसका एक ये स्टैंडर्ड फॉर्मेट है। पहला हुआ ये प्रोसेस है एमबीओ का। स्टेब्लिश द गोल एंड डिजायर्ड आउटकम्स फॉर ईच सबऑर्डिनेट। सबसे पहले क्या करेंगे? स्टेब्लिश द गोल्स एंड डिजायर्ड आउटकम्स फॉर ईच सबऑर्डिनेट। सेकेंड है सेटिंग द परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड, सेटिंग द परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड। थर्ड, कंपेरिजन ऑफ एक्चुअल गोल्स विद द गोल्स अटेंड बाय द एम्प्लॉयज। फिर हम लोग कंपेयर करेंगे आपने जो एक्चुअल गोल स्टैंडर्ड सेट किया था और जो गोल अटेंड किए हैं किसने? एम्प्लॉयज ने। फिर स्टेब्लिश द न्यू गोल्स एंड न्यू स्ट्रेटजीज फॉर गोल्स नॉट अचीव्ड इन अ प्रीवियस ईयर। ठीक है, तो प्रोसेस ऑफ एमबीओ अगर हम लोग देखेंगे तो यहां से होता है डिफाइन द ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स, डिफाइनिंग द एम्प्लॉयज परफॉर्मेंस, कंटिन्यूअस मॉनिटरिंग परफॉर्मेंस एंड प्रोग्रेस, परफॉर्मेंस इवेल्युएशन, प्रोवाइडिंग फीडबैक, देन परफॉर्मेंस अप्रेजल। ठीक है, तो प्रोसेस ऑफ एमबीओ बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये।
सबसे मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव क्या होता है कि आपने कुछ गोल्स डिसाइड कर दिए, उस गोल्स को किस तरीके से अचीव किया जाए उसको लगातार क्लोज सुपरविजन करके हम लोग गोल्स को अचीव करने की कोशिश करते हैं। बट मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव से हम लोग परफॉर्मेंस कैसे अप्रेजल करते हैं? सबसे पहले ऑर्गेनाइजेशंस के गोल्स को या ऑर्गेनाइजेशंस के स्टैंडर्ड को हमने क्या करा, सेट कर दिया। उसके बाद डिफाइनिंग द एम्प्लॉइज ऑब्जेक्टिव, एम्प्लॉइज के ऑब्जेक्टिव को सेट कर दिया। उसके बाद कंटिन्यूअस मॉनिटरिंग परफॉर्मेंस एंड प्रोग्रेस, फिर हर इंसान की, हर इंप्लॉइज की कंटिन्यूअस परफॉर्मेंस को मॉनिटर कर रहे हैं और प्रोग्रेस को मॉनिटर कर रहे हैं। फिर परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन, प्रोवाइडिंग द फीडबैक टू द एम्प्लॉइज एंड अकॉर्डिंगली फाइनली परफॉर्मेंस अप्रेजल। ये देखिए L&T का है। एडवांटेज के, इट इज मोर यूजफुल फॉर मैनेजियल पोजीशन, जहां पे हम लोग मिडिल लेवल की बात करें, मिडिल लेवल की परफॉर्मेंस को अप्रेजल करना है वहां पर ठीक है। लोअर लेवल का हम लोग लेबर की हम लोग परफॉर्मेंस को अप्रेज इससे नहीं कर सकते। मिडिल लेवल और जो हमारे मैनेजर्स लेवल के जो लोग होते हैं उनकी परफॉर्मेंस को हम लोग एमबीओ से अप्रेज कर सकते हैं। ठीक है। डिसएडवांटेज क्या है? नॉट एप्लीकेबल टू द ऑल जॉब्स, एलोकेशन ऑफ द मेरिट्स, पे में रिजल्ट इन सेटिंग द शॉर्ट टर्म गोल्स रादर देन इंपॉर्टेंट एंड लॉन्ग टर्म गोल्स। हम लोग इसमें शॉर्ट टर्म गोल्स की बात करते हैं, लॉन्ग टर्म गोल्स की बात नहीं करते, इसीलिए इसकी ये डिसएडवांटेज है। 360 डिग्री फीडबैक, 360 डिग्री फीडबैक क्या होता है? फीडबैक बाय द सुपरवाइजर्स, फीडबैक बाय द पीयर्स और सबऑर्डिनेट्स। जब हम लोग तीनों लोगों से, आपका एक एम्प्लॉयज का तीन इन लोगों से फीडबैक ले रहे हैं, फीडबैक बाय द सुपरवाइजर्स भी आपको परफॉर्मेंस को इवैल्यूएट कर रहे हैं, पीयर्स जो कौन होते हैं, जो आपके साथ के लोग होते हैं, जो आपके लेवल के लोग हैं, उनसे भी आपकी परफॉर्मेंस को इवैल्यूएट करवा रहे हैं। उसके अलावा जो आपके सबऑर्डिनेट हैं उससे भी परफॉर्मेंस को इवैल्यूएट करा रहे हैं। इसको बोलते हैं 360 डिग्री फीडबैक। इट इज ए टेक्निक विच इज ए सिस्टमेटिक कलेक्शन ऑफ परफॉर्मेंस डेटा ऑफ एन इंडिविजुअल ग्रुप ड्राइव्ड फ्रॉम ए नंबर ऑफ स्टेक होल्डर लाइक इमीडिएट सुपरवाइजर, टीम मेंबर, कस्टमर, पीयर एंड सेल्फ। तो कुल मिलाकर तीन लोगों से, आप ऊपर वाले से भी, साथ वाले से भी, जो आपके नीचे जो लोग काम कर रहे हैं, जिसको जो लोग आपको रिपोर्ट कर रहे हैं, उन लोगों से भी आपके बारे में इंफॉर्मेशन पूछ रहे हैं, उसको बोलते हैं 360 डिग्री फीडबैक। दिस टेक्निक इज हाईली यूजफुल इन टर्म्स ऑफ ब्रॉडर पर्सपेक्टिव, ग्रेटर सेल्फ डेवलपमेंट एंड मल्टी सोर्स फीडबैक इज यूजफुल। 360 डिग्री अप्रेजल आर यूजफुल टू मेजर इंटरपर्सनल स्किल्स, कस्टमर सेटिस्फैक्शन एंड टीम बिल्डिंग स्किल्स। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे बेनिफिशियल स्किल्स यही है, बेनिफिशियल टेक्निक यही है। बॉस भी हो गया, कस्टमर भी हो गया, पीयर्स भी हो गया, टीम मेंबर्स भी हो गए, स्टाफ भी हो गया, सेल्फ भी हो गया, कुल मिलाकर इसको बोलते हैं 360 डिग्री। नेक्स्ट है साइकोलॉजिकल अप्रेजल। दिस अप्रेजल इज आर मोर डायरेक्टेड टू द असेस द एम्प्लॉयज पोटेंशियल फॉर फ्यूचर परफॉर्मेंस रादर देन द पास्ट वन। ये हम लोग फ्यूचर परफॉर्मेंस के लिए बात करते हैं, पास्ट परफॉर्मेंस में हमने क्या किया उससे मतलब नहीं है। It is done in the form of in-depth interview, psychological test and discussion with the supervisor and review of other evaluation. It is more focused on employees' emotions, intellectuals, motivationals and other personal characteristics affecting his performance. ये साइकोलॉजिकल जो अप्रेजल है, ये हम लोग फ्यूचर की परफॉर्मेंस के लिए करते हैं। इसमें हम लोग एक साइकोलॉजिकल की बात करते हैं कि साइकोलॉजिकली कितना स्ट्रांग है, साइकोलॉजिकल उसको टेस्ट लेंगे, इन डेप्थ इंटरव्यू लेंगे, आपका जो आपके सुपरवाइजर से बात करेंगे कि आपकी साइकोलॉजी कैसी है, किस तरीके से आप काम करते हो, इसको बोलते हैं साइकोलॉजिकल अप्रेजल। थ्रू असेसमेंट सेंटर, एन असेसमेंट सेंटर टिपिकली इन्वॉल्व द यूज ऑफ मेथड्स लाइक सोशल इनफॉर्मल इवेंट्स, टेस्ट एंड एक्सरसाइज, assignment being given to a group of employees to assess their competencies to take a higher responsibility in the future. असेसमेंट सेंटर कौन? थर्ड पार्टीज होती है। आजकल बड़ी बड़ी कंपनीज की बात करेंगे, बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशंस में क्या हो रहा है, असेसमेंट सेंटर का काम उन्होंने थर्ड पार्टी को दे दिया है। थर्ड पार्टीज आर कमिंग इन योर रिस्पेक्टिव ऑर्गेनाइजेशंस, दे आर जजिंग द परफॉर्मेंस ऑफ योर रिस्पेक्टिव एम्प्लॉयज। तो असेसमेंट सेंटर में थर्ड पार्टी आएगी, आपकी परफॉर्मेंस को इवेल्युएट करेगी। The trained evaluators observe and evaluate employees as they perform their assigned duties are evaluated on job related characteristics. HR अकाउंटिंग तो सिंपल है, बहुत सरल है कि आपको कितना पैसा दे रहा है उसके अनुसार कितना काम कर रहे हैं। आपको 100 रुपए दे रहे हैं तो आप काम कितने रुपए कर रहे हैं, 200 रुपए का काम कर रहे हैं, 500 रुपए का काम कर रहे हैं, 1000 रुपए काम कर रहे हैं।
यहाँ पर ये पूरा क्वांटिटेटिव इन नेचर है। हाउ मच कॉस्ट वी आर ऑफरिंग टू यू, कितनी कॉस्टिंग इन्वॉल्व हो रही है आपके चक्कर में, उसके चक्कर में कॉस्टिंग कितनी खर्चा हो रही है, उसमें आप कितना बेनिफिट दे रहे हो, आउटकम क्या आ रहा है आपका। इनपुट इज ग्रेटर देन आउटपुट या आउटपुट इज ग्रेटर देन इनपुट। तो ह्यूमन रिसोर्सेज अकाउंटिंग मेथड में, एचआर अकाउंटिंग में हम लोग क्या करते हैं, कितना पैसा आपको दिया जा रहा है, उसके बदले में कितना आप आउटपुट दे रहे हैं ऑर्गेनाइजेशंस को, दैट इज कॉल्ड एचआर अकाउंटिंग मेथड। अब आया, इससे मतलब नहीं है, लिमिटेशन हम लोग पहले बता चुके हैं। तो दिस इज ऑल अबाउट टुडेस लेक्चर। अब बताइए कोई डाउट हो, जो भी आपको लगता है कि दोबारा डिटेल में बता दे, दोबारा बता दें आपको, जो भी डाउट हो बताइए आपको, या कोई भी ट्रेडिशनल मेथड्स में जो आपको समझ में ना आया हो, या मॉडर्न मेथड्स में जो आपको समझ में ना आया हो, उसमें से कोई भी ऐसा मेथड है जो आपको समझ में नहीं आया, बताइए, दोबारा आपको रिपीट कर देंगे आपको हम। ऐसा कोई भी मेथड जो आपको समझ में नहीं आया है या आप चाहते हो जिसको रिपीट कर दिया जाए, तो हम पूरा जो बताएंगे वो वाला मेथड आपको रिपीट कर देंगे, बताइए। ये एक बार आप लोग पढ़ लीजिए, नोट्स आपको हम भेज देंगे। आज जिन बच्चों ने फीस जमा कर दी उनका एक व्हाट्सएप ग्रुप बना दे रहे हैं, उसमें रोज के रोज नोट्स मिल जाएंगे आपको, क्वेश्चंस मिल जाएंगे आपको, क्विजेस मिल जाएंगे। बताइए कोई भी डाउट हो, किसी प्रकार का कोई डाउट हो बताइए। किसी को भी किसी प्रकार का कोई डाउट हो मॉडर्न मैथड्स में, ट्रेडिशनल मैथड्स में, एरर्स में, कॉन्सेप्ट में, प्रिंसिपल्स में, जो कुछ भी पढ़ाया कल वाला लेक्चर और आज वाले लेक्चर में, किसी को कोई किसी प्रकार का कोई डाउट हो तो प्लीज